नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। कल 15 जनवरी थी और 15 जनवरी का पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा महत्व है। आप जानते होंगे 15 जनवरी को अमूमन आम दिनों में एक बड़ा गैदरिंग होता था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाते हैं उस दिन। और अगर चुनाव ना होता, अधिसूचना न लगी होती और कोरोना का प्रकोप ना होता तो करीब हर जिले में बड़ा प्रोग्राम होता बसपा की तरफ से। वो नहीं हुआ। और लेकिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आज उनकी जन्मदिन पे व्याख्यान करने का मसला नहीं है, लेकिन मायावती जी ने इस चुनावी दौर में अपने संबोधन में कुछ बात कही। हमको लगता है ये बात उनको भी बहुत अच्छी लगी होगी, जो लोग अंबेडकर जी के बारे में पढ़ते लिखते रहते हैं, जो दलित आंदोलन के बारे में सोचते समझते हैं और जो दलित मूवमेंट को नजदीक से देखते हैं। उनको जरा कैसा महसूस हुआ होगा वो जाने। मायावती जी ने अपने संबोधन में और सब कुछ कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जबरदस्त हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य परसों बसपा में थे, कल भाजपा में थे, आज फिर सपा में चले आए हैं। इशू ये नहीं है, पॉलिटिकल लीडर कूदफान करते रहते हैं। मसला ये है कि मायावती जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऊल जुलूल बोलते रहते हैं। मैं भी कुछ लोगों से पूछूंगा, समझना चाहूंगा कि ऊल जुलूल माने है क्या। मायावती जी कह रही हैं कि जब बसपा में थे तब भी ऊल जुलूल बोलते थे, और चूंकि भाजपा में जब गए तो उनको उस पार्टी के हिसाब से रहना चाहिए था, लेकिन वहां भी ऊल जुलूल बोले और फिर अब बोल ही रहे हैं, चले गए हैं सपा में। और खुद लेकिन कहा कि हम लोग मान्यवर साहब के कदमों पे चलकर बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रहे हैं और जो समता मूलक समाज बनाने की जरूरत है उसमें हम लगे हैं, और वहां इस तरह की ऊल जुलूल बातों को बोलकर वो संभव नहीं है। आपको पता होगा भाजपा छोड़ते ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर मुकदमे पे कार्रवाई शुरू हो गई। क्या मसला था? वो ऊल जुलूल जो है मायावती जी के नजरों में, वो उन्होंने गोबर गणेश के ऊपर कुछ बोला था, किस तरह से गोबर से भगवान बना देते हैं। या पूरे बहुजन आंदोलन के जो लोग लीडर रहे हैं पिछले दिनों, नीचे से निकल के जो आए थे, समाज के अंतिम पायदान से निकल के आए थे, वो 1585 की जो बात करते थे, क्या यही ऊल जुलूल है? अभी सपा के मंच पे मान्यवर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उद्घोष किया कि अब 85 और 15 की लड़ाई होगी। 85 पे दावेदारी है और 15 पे भी बात जारी है। 15 में भी डिवाइडेशन होगा। यही ऊल जुलूल है। इस ऊल जुलूल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप भी। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि ठीक इसी दौरान चंद्रशेखर, जो दलित आंदोलन के उभरते नेता लोगों ने स्थापित किया जिस तरह से, उनसे अखिलेश जी से बात नहीं बनी, उनका गठबंधन नहीं हुआ। और चंद्रशेखर जी ये आरोप लगा रहे हैं कि दलितों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, दलित नेताओं का सम्मान अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं, और लगता है कि इनके गठबंधन को दलित लीडरशिप नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात आ रही है कि भाई 2 सीट हम दे रहे थे और ये लोग ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है। सपा के खेमे में तो ये होना ही है, सीट को लेके अफरा तफरी मारामारी होगी। लेकिन हमको लगता है सीटों का बंटवारा अगर अखिलेश जी सही से नहीं कर पाए तो उत्तर प्रदेश के तेजस्वी यादव बनने का खतरा लगातार बरकरार रहेगा। तो सीटों का बंटवारा तो इसी आधार पे होगा ना भाई, कि आपका पिछला परफॉर्मेंस क्या था, आप कहां पर नंबर 2 पे फाइट कर रहे थे, 500-400 वोटों से हार गए, तो उसी पे वो आप दावेदारी आपकी रहेगी, या तो जो जीते रहेंगे या तो फिर जो 200, 500, 400 वोट से आप हारे रहेंगे। लेकिन तमाम पॉलिटिकल ग्रुप ऐसे हैं जो अगर इंडिविजुअल लड़े तो एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं, जो संरचना है। तो ऐसे में पूरे समाज को लेके ब्लेम करना ये उचित कितना है वो आप समझिएगा। लेकिन ये दौर था कि गठबंधन में ये इनका कोलैबोरेशन होना चाहिए था, इनको आना चाहिए था।
तीसरी और अंतिम बात कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी जी को गोरखपुर भेज दिया है। और अखिलेश जी अच्छा ही चुटकी ले रहे हैं, लेकिन चुटकी उटकी छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी को फिर से लौट के गोरखपुर जाना, और पहले डींग हाँक रहे थे कि अयोध्या से लड़ जाएंगे, काशी से लड़ जाएंगे, मथुरा से लड़ जाएंगे, तो ये बात दिखाता है कि भाजपा बैकफुट में है। ये बात साबित होती है कि भाजपा बैकफुट में है और जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, और उसके नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं नए सीटों से कुछ लड़ने का। लेकिन इस सब के बावजूद लड़ाई जबरदस्त हो रही है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक सवाल उठाया था कि आयोग का जो रुख है वो निष्पक्ष होना चाहिए, और चूंकि निष्पक्ष नहीं है ये जमाना जान जाता है, समाज जान जाता है, और मैंने आशंका व्यक्त की थी कि बाउंडेशन ये और बढ़ाएंगे। तो आज खबरें आ रही हैं 22 तारीख तक आप रैलियां प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, फुलफिल चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 300 लोगों की गैदरिंग के साथ आप मीटिंग वूटिंग कर सकते हैं। इतना लिबर्टी आयोग ने बरता है, किन कारणों से? कोरोना पे सरकार गंभीर नहीं है और चुनाव जरूरी है, और जरूरी है तो फिर इसको उसी रॉ में होने देना चाहिए, और नहीं जरूरी था तो नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन ये खेल चल रहा है। कल मैं एक इंटरव्यू में योगी जी को सुन रहा था, बहुत ही अतार्किक तरीके से लल्लन टॉप में वो अपनी बात रख रहे थे। किस तरह से योगी जी के ऊपर जो मुकदमे हुए थे उसकी सफाई दे रहे थे। गोरखपुर में क्या घटना घटी थी कि जिस पे उनको पार्लियामेंट में रोना पड़ा था, उस पे बात कह रहे थे। और शाहजहांपुर में रात को लड़की को जला दी गई, लकड़ी नहीं मिला तो अपशिष्टों से जला दिया गया, उस पे भी व्याख्यान रख रहे थे। और 4.5 लाख रोजगार दे दिए हैं, किसी को चैलेंज है तो बताओ, उसको भी कह रहे थे। कितनी हवाई बातें लग रही थी, ये ऐसे साफ समझ में आ रहा था। तो ये बात साफ है, हो जा रही है कि भारतीय जनता के पास जुमलों के अलावा, फर्जी दिखने दिखाने के अलावा कोई चीज नहीं है। तो जनता चिंतन करे, मनन करे। आप भी सोचिए कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव इतिहास बदलने का चुनाव है। 2022 का चुनाव इतिहास में दर्ज होने वाला चुनाव है। इसका जो भी रिजल्ट होगा, सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन आपकी जिंदगी पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो अपनी जिंदगी के लिए आपको क्या नया चाहिए, क्या सही चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप चिंतन करिएगा। गुनिएगा धुनिएगा, टीवी प्रचार और प्रिंट मीडिया के प्रचार से नहीं, अपने दिमाग से, अपने अगल बगल लोगों के और अपनी स्थिति को देखते हुए कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे फैसला लीजिएगा। मनन जारी रहे, चिंतन जारी रहे। अभी तो अपने पूर्वांचल में और अवध में 6ठे और 5वें 6ठे 7वें राउंड में चुनाव है, तब तक बात होती रहेगी। नमस्कार।